गिने चुने ममालिक जो न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं उनमें से दरअसल पाकिस्तान भी आता है। ऐसी मिसाइलें भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो सीधे अगर इस्लामाबाद से छोड़ी जाएं तो एक तरह से तल अबीब पर गिर सकती हैं या इजराइल के किसी भी टारगेट को निशाना कर सकती हैं। इजराइल का नक्शा खत्म हो जाता था इस जमीन से, इजराइल का नक्शा खत्म हो जाता था। आप दुनिया के नक्शे पे इजराइल को ढूंढ नहीं पाते थे। मैं आपको बताऊं, गौरी मिसाइल की बात चल रही थी जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, वॉरहेड भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और यह कहा जा रहा था कि गौरी मिसाइल के जरिए क्या पाकिस्तान इजराइल पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान का गौरी जो मिसाइल है ये लेटेस्ट मिसाइल माना जाता है, बहुत खतरनाक मिसाइल माना जाता है और बहुत कम वक्त में तल अबीब तक एक तरह से इस्लामाबाद से पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि इजराइल के जाने के दिन आ गए हैं। पाकिस्तान एक तरह से छुपा रुस्तम इस जंग में साबित हो सकता है। पाकिस्तान के पास जब इतनी सलाहियत है, पाकिस्तान के पास जब दूरी बहुत लंबी रेंज तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान कोई बड़ा खेल कर सकता है? जिस ढंग से इजराइल को ब्लीड किया है, जो उसका खूनो खून किया है, अब वो चिल्ला रहा है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ सालों में आपको दुनिया के नक्शे में इजराइल देखने को नहीं मिलेगा। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग को लेकर जहां पर 1 महीने का वक्त गुजर गया। हालांकि जब यह जंग शुरू हुई तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, वो एक तरह से एक हो जाएंगे और अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका और इजराइल के मुकाबले में जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर या एक स्टेज पर एक तरह से नहीं आ पाए, या खुलकर इस्लामी ममालिक ने एक तरह से ईरान का साथ इस जंग में नहीं दिया। हालांकि इस बीच ईरान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर लगातार सवाल उठते रहे कि आखिर पाकिस्तान किस तरफ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ है? यह सवाल भी बार बार उठते रहे। या फिर यह कहा गया कि पड़ोसी मुल्क ईरान है और ईरान से रिवायती रिश्ते एक तरह से पाकिस्तान के रहे, तो क्या पाकिस्तान एक तरह से ईरान के साथ है? यह लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि बीच में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी बीच में बातचीत की थी और जो मौजूदा हालात हैं उस पर एक तरह से चर्चा की थी। लेकिन अब जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं, क्या जो मुस्लिम इत्तिहाद की बात की जा रही है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया में लाने की बात की जा रही है, ऐसे में क्या पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठा सकता है? पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया में जो गिने चुने मुस्लिम ममालिक जो न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं उनमें से दरअसल पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के बाद लंबी दूरी वाले मिसाइल भी हैं और एक तरह से ड्रोन भी मौजूद हैं। ऐसे में माहिरीन का मानना था क्या पाकिस्तान अगर ईरान पर यह जंग आगे बढ़ती है या फिर इजराइल ग्रेटर इजराइल पर काम करता है, जिस तरह से लबनान के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, गजा के एक बड़े हिस्से पर या फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, लगातार इजराइल का दायरा अब बढ़ता जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में यह जो आंच है यह पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी? ग्रेटर इजराइल में क्या पाकिस्तान का जो हिस्सा है उस पर भी एक तरह से आने वाले दिनों में जो इजराइल है वो एक तरह से हमला कर सकता है या उस पर भी कब्जा कर सकता है? और ऐसे में माहिरीन का सवाल सीधे सीधे यही था कि जो पाकिस्तान के लंबी दूरी वाली मिसाइल हैं, ऐसी मिसाइलें भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो सीधे अगर इस्लामाबाद से छोड़ी जाएं तो एक तरह से तल अबीब पर गिर सकती हैं या इजराइल के किसी भी टारगेट को निशाना कर सकती हैं। खासतौर से पाकिस्तान के गौरी मिसाइल की बात चल रही थी जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, वॉरहेड भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और यह कहा जा रहा था कि गौरी मिसाइल के जरिए क्या पाकिस्तान इजराइल पर हमला कर सकता है। तो ये दरअसल जो माहिरीन का मानना था कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक इस जंग में खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या पाकिस्तान अपने गौरी मिसाइल का टेस्ट कर सकता है, गौरी मिसाइल को इजराइल के ऊपर छोड़ सकता है, इजराइल पर पाकिस्तान की तरफ से भी क्या आने वाले दिनों में हमला किया जा सकता है? इस तरह के सवालात भी अब उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का गौरी जो मिसाइल है ये लेटेस्ट मिसाइल माना जाता है, बहुत खतरनाक मिसाइल माना जाता है और इसका जो वॉरहेड है ये काफी ज्यादा धमाका खेज रॉकेट्स को लेकर एक तरह से उड़ान भर सकता है और बहुत कम वक्त में तल अबीब तक एक तरह से इस्लामाबाद से पहुंच सकता है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में
इस जंग में कोई बड़ी खलल डाल सकता है? इस जंग में क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई अभी चाल चलनी एक तरह से बाकी है, या पाकिस्तान एक तरह से छुपा रुस्तम इस जंग में साबित हो सकता है और इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, जब पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सामने एक तरह से खतरा है? लबनान को पूरी तरह से इजराइल खत्म कर रहा है, फिलिस्तीन को इजराइल लगातार खत्म कर रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से इजराइल पर किया जा सकता है? तो दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर दरअसल टिकी हुई है। पाकिस्तान के पास जब इतनी सलाहियत है, पाकिस्तान के पास जब दूरी बहुत लंबी रेंज तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, उसके पास जब गौरी जैसे बहुत अहम मिसाइल है, तो क्या पाकिस्तान कोई बड़ा खेल कर सकता है, कोई बड़ा कारनामा दरअसल इस जंग के बीच में कर सकता है? और क्या पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में यह पहल की जाएगी, आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया जा सकता है? माहिरीन का यह मानना है कि जैसे जैसे यह जंग बढ़ेगी तो इसकी तवक्को भी की जा सकती है। पाकिस्तान अपना डिफेंस भी करना चाहेगा, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहेगा, और ऐसे में अगर यह जंग ईरान हारता है तो मशरिक़ वुस्ता में अगला जो निशाना इजराइल या फिर अमेरिका का होगा वो दरअसल फिर पाकिस्तान हो सकता है, और पाकिस्तान अपने को बचाने के लिए यह बड़ा कदम उठा सकता है। गौरी जो मिसाइल है उसको लॉन्च करने के बारे में भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोच सकता है। लेकिन जंग को 1 महीना गुजर चुका है, हालांकि इस जंग के बीच में पाकिस्तान का जो रुख है वो बहुत साफ नहीं है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई ममालिक के वज़राए खारजा जमा हुए थे और इस जंग को लेकर उन्होंने गौर व फिक्र किया था, हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा तो नहीं निकला है। लेकिन जंग अगर और शदीद होती है या ईरान पूरी तरह से यह जंग अगर हार जाता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों ही वल्नरेबल हैं, दोनों ही खोखली पावर हैं। मैं हमेशा से कहता आया था कि इजराइल को तो एक बुलबुला बनाकर रखा गया है, क्योंकि इजराइल के आसपास किसी के पास आर्मी नहीं है, ना हमास के पास, ना हिजबुल्लाह के पास, ना सीरिया के पास, ना लेबनान के पास, और ना ही कोई और आर्मी ऐसी जिसका कभी उसको मुकाबला करना पड़ा। उसके हवाजे उठते हैं, अटैक करके चले आते हैं। काश कभी कोई ऐसा दिन होता जब उसके सामने कोई फुल फ्लेजेड आर्मी होती, फुल फ्लेजेड, जिसके पास एयर फोर्स है, नेवी है, टॉप लेवल के आर्मामेंट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो मैं आपको यकीन बताऊं कि इजराइल का नक्शा खत्म हो जाता था इस जमीन से, इजराइल का नक्शा खत्म हो जाता था। आप दुनिया के नक्शे पे इजराइल को ढूंढ नहीं पाते थे, मैं आपको बताऊं। और कहीं उसका पाला एक पावरफुल कोई क्या कहते हैं कंट्री से पड़ जाता तो उसको लेने के देने पड़ जाते, और जिंदगी में उठता नहीं था फिर उसके बाद कभी भी। उसको क्या है ना कि गुमान हो गया कि मेरे सामने कोई है ही नहीं, तो मेरे हवाई जहाज जाएंगे अटैक करेंगे, मेरी मिसाइल जाएंगे अटैक करेंगे, उनको गिरा नहीं सकता। और पहली बार ऐसा है ना कि वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, उसको लगा कि मैं ईरान को भी मार दूंगा, ईरान भी बकरी का बच्चा है। लेकिन ईरान के पास तो नेवी भी नहीं है, उसके पास एयर फोर्स भी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस भी नहीं है। उसके बावजूद भी सिर्फ शाही ड्रोन से और मिसाइलों से जिस ढंग से इजराइल को ब्लीड किया है, जो उसका खूनो खून किया है, अब वो चिल्ला रहा है। जैसे कि आदत है नेतन्याहू की कि वो बताएगा नहीं आपको कि कितने लोग मरे हैं, क्योंकि ये छुपा कर रखने वाली चीजें हैं। जैसे अमेरिका भी छुपाता है, वो भी छुपाता है कितने मरे हैं, कितना हुआ है। लेकिन कलाई तो खुल गई ना। अब ये नेतन्याहू भीख मांग रहा है, दुनिया से भीख मांग रहा है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, सारे दुनिया के देश इकट्ठे हो जाओ इसका मुकाबला करने के लिए। खुद पर चोट लगी तो साहब एहसास हुआ कि चोट किसे कहते हैं। खुद के बच्चे मरे तो एहसास हुआ कि वो 185 बच्चियां कैसे मरी थी। खुद के लोग घायल हुए तो तब पता लगा कि 20,000 औरतें और 20,000 बच्चे जो गजा में मार दिए, मासूम बच्चे, और ये वॉर क्रिमिनल आदमी हमको कहता है कि अब मुझे बचाओ, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग बुलाओ। फिर कहते हैं ये क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल करता है, क्लस्टर बम्स का, जो कि इंसानियत के खिलाफ है। वो कौन से बम थे जो इंसानियत के साथ थे, जो गजा में बरसाए गए? अभी 1000 लोग जो मारे हैं पिछले 10 दिन के अंदर लेबनान के अंदर, बैरूत के अंदर, जिसपे 200 बच्चे मारे गए हैं,
क्या वो वॉर क्राइम नहीं है क्या? आज ईरान के वॉर क्राइम नेतन्याहू को याद आ रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार चोट पड़ी है ना, और चोट अब सीधी पड़ेगी साहब, जगह जगह पड़ेगी। वैसे 2006 की बात है, मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, जब इसी इजराइल ने क्लस्टर बॉम्ब्स का लेबनान पे इस्तेमाल किया गया था। शायद वो भूल गया क्या? आज वो कहता है कि ईरान के क्लस्टर बॉम्ब्स इंसानियत के खिलाफ हैं। तो जरा याद दिला दो इसको कि तुम्हारे क्लस्टर बम जो तुमने यूज किए थे 2006 के आसपास लेबनान में, वो क्या थे बाय द वे? वो क्या इंसानियत के प्रेमी थे या इंसानियत के दोस्त थे क्या वो? मुझे लगता है कि इजराइल के जाने के दिन आ गए हैं। अगर इजराइल की यही हरकतें रही तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ सालों में आपको दुनिया के नक्शे में इजराइल देखने को नहीं मिलेगा। जो उसके खिलाफ आज नफरत है लोगों की, जो ज्यूज के खिलाफ जो नफरत है लोगों की, बेइंतहा नफरत है, आप उस नफरत को बढ़ते हुए देखोगे और ये लोग भी एक दिन भागते नजर आएंगे। आज इसके साथ अमेरिका नहीं होता था, अभी इसी वॉर के अंदर, तो ये आदमी देश छोड़कर भाग जाता था। नेतन्याहू देश छोड़कर भाग जाता था ये।